नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th लैपिंग सब्जेक्ट इंग्लिश। लैपिंग क्या है मेरे दोस्तों? लैपिंग है स्टैंडर्ड 12th में जो सप्लीमेंट्री रीडिंग की बुक चलती है उसका नाम है लैपिंग। लैपिंग में से पूछा जाता है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग संक्षिप्त लेखन या सारांश लेखन। समरी राइटिंग क्या है? सारांश लेखन। सारांश लेखन का क्या मतलब? एक पैराग्राफ आपको दिया होगा आपकी बुक का, उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको 1/3 एक तिहाई करके उसका भाग लिख देना। एक तिहाई करने का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पैराग्राफ को पढ़ा और उसमें से ऊपर से एक लाइन, एक बीच से लाइन, एक नीचे से लाइन लेकर 3-4 लाइन लिख कर के लिख दिया। इस तरह से समरी राइटिंग आपको नहीं लिखनी है। समरी राइटिंग का सही मतलब है सारांश। सारांश लेखन का मतलब ये होता है कि आप पैराग्राफ को पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उसका मतलब समझें और उस पूरी स्टेंजा में जो भी कहानी है उसका सारांश 30 से 32 से 35 शब्दों में, यानी 30 से 35 शब्दों के बीच में 1/3 करके आपको क्या लिखना है? लिख देना होता है। बहुत लोग तो पूरा पैराग्राफ ही लिख देते हैं समरी राइटिंग में, उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको कोई सही मार्क नहीं मिलने वाले हैं। तो समरी राइटिंग में करना क्या होता है? समरी राइटिंग में पूरा जो भी पैराग्राफ है उसका सारांश 30 से 35 शब्दों में हमको क्या करना होता है? लिख देना होता है। और उसके साथ सूटेबल टाइटल भी देना होता है, उस कहानी का शीर्षक भी देना होता है। और इस तरह से टाइटल के मिल जाते हैं आपको 1 मार्क। तो आपको क्या करना है? उसका सारांश लिखना है और उस कहानी का एक टाइटल लिखना है, एक शीर्षक लिखना। और अगर आप ना लिख देते हो सही सही तो 5 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अब पैराग्राफ आया, उसको समझना है, सोचना है, दिमाग में समझना है और उसका फिर सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो ये थोड़े से हो जाता है कठिन, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है। तो आपको क्या करना है? इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट समरी राइटिंग जो भी इस चैप्टर में रिवाइज सिलेबस में है, उन चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंट समरी राइटिंग, यानी हर चैप्टर की एक एक समरी राइटिंग जो घुमा फिरा के कहानी पूरे पैराग्राफ में वही है, अगर आप उसको तैयार कर लेते हो, एज इट इज लिख देते हो, तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द समरी राइटिंग। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी बजा दो। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला सप्लीमेंट्री रीडिंग का बुक है रीड वन, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली। आपने पढ़ा होगा। सलीम अली को द बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का पक्षी मानव। भारत का पक्षी मानव। इस चैप्टर में अगर कोई भी समरी आती है तो उसमें से कुछ वर्ड्स आएंगे। यहाँ ऊपर जो वर्ड्स लिखा है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जैसे सलीम अली, स्पैरो, बर्ड, BNHS, जूलॉजी, जर्मनी, ऑर्निथोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, बर्डमैन। अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड आया है तो आपको गेस कर लेना है कि पहले चैप्टर रीड वन का द बर्ड मैन ऑफ इंडिया का स्टेंजा है, पैराग्राफ है। और आपको यहाँ पर मैंने एक समरी लिखी हुई है जिसको एज इट इज़ आप भी तैयार करके लिख सकते हैं और चांसेस आपको पूरे नंबर मिलने के हैं। देखें, हैविंग लॉस्ट हिज पेरेंट्स, सलीम अली वाज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। अपने माता पिता खोने के बाद, यानी सलीम के पेरेंट्स जब मर गए, किसी भी दुर्घटना में हादसे का शिकार हो गए, मृत हो गए, तब सलीम अली को उनके मामा के द्वारा ले आया गया। ही स्पेंट टाइम शूटिंग स्पैरोज बाय अ गिफ्टेड गन। एक उनको उनके मामा ने एक बंदूक, खिलौने वाली बंदूक क्या की थी? उपहार में, गिफ्ट में दी थी, जिसको जो बैलून फोड़ते हैं उस वाली वो टाइप की समझ लें। तो ही स्पेंड टाइम शूटिंग स्पैरोज बाई ए गिफ्टेड गन, यानी उपहार में मिली बंदूक या गन से वो गौरैयों का, स्पैरोज का क्या करते रहते थे? शिकार करते रहते थे। शूटिंग ऑफ अ येलो थ्रोटेड स्पैरो, पीले गले वाली एक स्पैरो का उन्होंने शिकार किया। लेड हिम टू BNH, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, टू सॉल्व हिज क्यूरियोसिटी। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि येलो थ्रोटेड, यहाँ पर इमेज में आपको एक स्पैरो दिख रही है और इसका थ्रोट, गला कैसा है? येलो। यानी ये डिफरेंट टाइप की स्पैरो थी। ऐसा स्पैरो इसके पहले इन्होंने, सलीम अली ने कभी देखा नहीं था और शूटिंग कर रहे थे, यानी उस गिफ्टेड गन से चिड़ियों का शिकार कर रहे थे।
यानी ऐसे ही खेल रहे थे और उन्होंने एक निशाना लगा दिया एक येलो थ्रोटेड बर्ड के ऊपर, स्पैरो के ऊपर। और ऐसी चिड़िया इन्होंने देखी नहीं थी और इस बात से बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, वो जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन सा पक्षी है, हमारे आसपास तो ऐसी स्पैरो ओले येलो थ्रोटेड स्पैरो नहीं मिलती है। तब इनके मामा इनकी क्यूरोसिटी को लेकर के बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS गए, जहाँ पर पक्षियों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है, म्यूजियम है, जहाँ पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर गए। डियर ही डिसाइडेड टू बी एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, और वहीं पर इनका दिमाग बन गया, यानी पूरा इनका सिस्टम बदल गया। इधर पक्षियों को मार के उनका शिकार करते थे, पक्षियों को खाते थे, और अब ये पक्षी शास्त्री बनने का मन बना लिया। पूरा इनका जो है जीवन में क्या आ गया, पूरा परिवर्तन आ गया। वंस अ बर्ड शूटर नाउ बिकम अ नेचर कंजर्वर। एक बार पक्षियों का शिकार करने वाला, जो कभी पक्षियों का शिकार करता है, अब नेचर प्रकृति का संरक्षक बन गया। तो यानी यहाँ पर इनके जीवन में क्या है, टर्निंग पॉइंट आया। कहानी कुल मिलाकर ये है कि जो सलीम अली थे, बचपन में ही इनके माता पिता मर गए। इनके मामा इनको अपने घर पे ले आए, अपने घर पे ही अपने बच्चों के साथ भी इनका लालन पालन किया, और एक छोटी सी खिलौने टाइप की कुछ गन दी, जिससे छोटे मोटे स्पैरोज का, चिड़ियों का शिकार कर सकते थे, कौवे वगैरह मार सकते थे, या कोई भी पक्षी मार सकते थे। तो पूरा दिन वही शूटिंग करते रहते। और एक दिन एक अलग से, यानी एक स्पैरो को उन्होंने शूट किया और स्पैरो गिरी, और देखा कि स्पैरो का जो गला था, थ्रोट था, कैसा था, येलो था, और ऐसा इन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। इस बात से बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस हुए। यार सोचिए, इतना अजीब पक्षी जो यहाँ पर इलाके में आसपास तो दिखता नहीं है, कौन सा। मामा से पूछा, मामा भी नहीं बता पाए। देन इन लोग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS गए, और वहाँ पर इनको इनकी क्यूरोसिटी का जवाब मिला कि हाँ, ये येलो थ्रोटेड स्पैरो है, ये हमारा नेटिव बर्ड नहीं है। ये चिड़िया दूसरे कंट्रीज़ से हमारे कंट्रीज़ में माइग्रेट करती हैं एक निश्चित समय में, और फिर वापस जाती हैं। और यानी तभी से इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और इन्हें मन बना लिया कि भाई मैं पक्षियों के बारे में पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा। और फिर पक्षियों के बारे में इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, और ऑर्निथोलॉजिस्ट बने और नेचर के कंजर्वर बन गए। अब यहाँ पे आता है सुटेबल टाइटल। तो सुटेबल टाइटल में जैसे यहाँ एक टाइटल लिखा है, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जीवन में क्या मोड़ आया, कैसे मोड़ आया। पहले थे चिड़ियों का करते थे शिकार, शिकारी थे, और शिकारी से पक्षियों के रक्षक बन गए, तो टर्निंग हुआ। तो आप एक ऐसा लिख सकते हैं, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। दूसरा है सलीम अली द बर्ड लवर। अभी पक्षियों को प्रेम करने लगे, पहले शूट करते थे, तो सलीम अली द बर्ड लवर। सलीम अली द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा के स्रोत, क्योंकि हर कहानी में ये बात ज़रूर है। यानी यहाँ पर सलीम अली किस तरह से प्रेरित हुए और किस तरह से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं पक्षियों के बारे में अध्ययन करने का, जानने का, नेचर को कंजर्व करने का, सुरक्षित करने के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या है, सलीम अली द इंस्पिरेशन। तीन में से कोई एक भी टाइटल आप लिख सकते हो, या तीन में से, या तो तीन में से दो भी टाइटल लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। आप ज़्यादा ज्ञानी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपके मार्क कटेंगे नहीं, और सही भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पहली समरी अच्छे से समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट समरी पे चलते हैं। हर वर्ड्स हिज विजन, रीड टू हर वर्ड्स हिज विजन। उसके शब्द और उसकी दृष्टि। कहानी क्या है, हस्बैंड। अब ऐसा कोई वर्ड आता है, आपको समरी का कोई भी पैराग्राफ आया, और इनमें से ऊपर जो वर्ड्स हैं, हस्बैंड, मानसी, पेंटिंग, आर्ट, म्यूजियम, स्टिक, विजिटिंग, इसमें से कोई भी एक वर्ड आता है, एक दो वर्ड आते हैं, तो आप समझ जाना ये रीड टू का जो चैप्टर है, हर वर्ड्स हिज विजन, उसके शब्द और उसकी दृष्टि, यही है, आपको ये समझना होगा। मानसी ऑब्जर्व द कपल। मानसी ने एक जोड़े को देखा, कपल मतलब एक जोड़ा, एक पति पत्नी। द हस्बैंड वाज ब्लाइंड एंड लवर ऑफ आर्ट। द हस्बैंड वाज ब्लाइंड, जो हस्बैंड था, पति था, वो कैसा था, अंधा था, लेकिन कला प्रेमी था, आर्ट का, चित्रों का प्रेमी था। हिज वाइफ हेल्प हिम टू ऑब्जर्व द आर्ट। उसकी पत्नी उसे कला को देखने में, ऑब्जर्व करने में उसकी मदद करती थी। एज मानसी विटनेस देयर लव, जैसे कि मानसी उनके प्रेम की गवाह थी। शी कुड अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहाइंड द साइलेंस। शी कुड अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहाइंड द साइलेंस। सन्नाटे के पीछे जो वो व्यक्ति चुप था,
उसके पीछे के भाव को वह क्या कर रही थी, समझ रही। एज मानसी, देखो इसमें कहानी क्या है, मानसी ने एक जोड़े को देखा, ध्यान से देखा। ये जोड़े में एक हस्बैंड थी और एक वाइफ थी। हस्बैंड बेचारा था क्या, वो था अंधा था, लेकिन वो कला का प्रेमी था, वो देख नहीं था। वो एक म्यूजियम में आए हुए थे और उसकी पत्नी उसको कला के बारे में, जो भी चित्र वगैरह रहा था, उस पेंटिंग के बारे में उसको बता रही थी। यानी यहाँ पर अंधा व्यक्ति जो चित्र को देख नहीं पा रहा था, चित्र का प्रेमी था, कला का प्रेमी था, उसकी पत्नी देख सकती थी और उसकी पत्नी उस चित्र के बारे में बताती और वो अपने दिमाग की आंखों से वो ऑब्जर्व करता, अंधा व्यक्ति। जैसे कि मानसी उनके प्रेम का गवाह थी, वो समझ सकती थी द पेशेंट बिहाइंड द साइलेंस, ये जो चुप्पी थी, सन्नाटा था कि आदमी बिल्कुल चुप था और सिर्फ वह महिला बोल रही थी। ये क्या दर्शाती है, ये उसको सी कुड अंडरस्टैंड, वो समझ सकती थी। आप देखो यहाँ पर टाइटल है, अगर आप यहाँ पे चित्र पे देखो तो यहाँ पर क्या है, आदमी कैसा था, अंधा, आँख के ऊपर क्या लगा है, एरो। ये इनके बीच में प्रेम था, हर्ट का चित्र है। और यहाँ पर विटनेस में ये जो लड़की है मानसी है, और यहाँ पर एक जोड़ा है, कौन, आप समझ सकते हो ये जोड़ा कौन सा होगा, हस्बैंड और वाइफ का। अब यहाँ पे सवाल आया कि आपको सूटेबल टाइटल देना है, तो टाइटल में आप क्या दोगे। टाइटल में पहले तो का नाम भी लिख सकते हो, हर वर्ड्स हिज विजन, उसके शब्द और उसकी दृष्टि। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, कृपया शांत रहो। यानी एक बोल रही, सिर्फ पत्नी वहाँ पर। पहले मानसी को भी कन्फ्यूजन हुआ कि यार ये आदमी बेचारा कैसा है, बड़ा सीधा है, इसकी पत्नी बड़बड़ाया जा रही है लेकिन इनकी बोल ही नहीं रहा है। लेकिन बाद में जब काउंटर के समय बिल पे करते समय वो लोग निकले, जोड़ा निकला, तब उसको वहाँ के जो ऑनर था जहाँ बिल पे कर रहे थे, वहाँ से उसको पता चला कि ये जो आदमी है ये अंधा है, लेकिन इसको आर्ट क्या है, बहुत पसंद है। लेकिन इसकी पत्नी भी इसे बहुत प्रेम करती थी और जब भी म्यूजियम में कुछ आर्ट्स लगता है, कोई भी एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगती है, तो यह अपनी पत्नी के साथ आता है और इसकी पत्नी जो भी प्रदर्शनी में जो भी आर्ट है उसको देखती है और देख करके बयान करती है, और यह अपने दिमाग की आंखों से क्या करता है, उसको देखता है, आनंद लेता है। तो यहाँ पर वही है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से चुप है, जो हस्बैंड है वो चुप रहता है और पत्नी बताती रही, क्यों बताती रहती है, उसके बिहाइंड पीछे रीजन है, ठीक है ना, रीजन है। और वो रीजन क्या है, रीजन यही है कि वो देख नहीं सकता है। अब है अगला, नेवर गिव अप, कभी प्रयास ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। कई कई समरीज में ये, क्योंकि यहाँ पर भाई ठीक है वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कला का प्रेमी है, कला का प्रेमी है, तो उसकी पत्नी उसको बता देती है, एक्सप्लेन कर देती है, वो समझ जाता है, कला को अपने दिमाग की आंखों से समझ लेता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, नेवर गिव अप। इस तीन में से कोई एक समरी का टाइटल आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट समरी पे हम लोग चलते हैं। अगली जो समरी है हमारी यूनिट 3 की, देखो यूनिट 3, फाइनल गेम। फाइनल गेम, फाइनल गेम, आखिरी निर्णायक खेल। कुछ वर्ड्स चैप्टर में आएंगे। गेम, गेम का मतलब खेल। सॉसर, सॉसर क्या है, सॉसर या सॉकर क्या है, फुटबॉल, लाइक फुटबॉल की तरह का खेल होता है जो खेला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉसर या सॉकर। अब यहाँ पे आप समझो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है खेल का अभ्यास करना। विनर, विजेता। चैम्पियनशिप, वो ट्रॉफी विजेता वाली। कैप्टन, कप्तान। गोली, गोली का मतलब गोल। किक, लात मारना। अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। विक्ट्री, विजय। हॉस्पिटल, अस्पताल। सर्जरी, सर्जरी का मतलब आप समझते हो, ऑपरेशन होना। एक्सीडेंट, दुर्घटना। कंट्रोल, नियंत्रण। अब यहाँ पे आप समझो, अब ये सारे वर्ड्स में अगर एक दो वर्ड्स अगर किसी भी पैराग्राफ में आएंगे तो आपको कहानी समझ जाना है कि रीड 3 का जो फाइनल गेम है उसमें से ये कहानी ली गई है। आप देख पा रहे हो यहाँ एक मैडम बैठी हुई हैं इस इमेज में, और कहीं ना कहीं वो क्या हैं, पाँव उनके काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए किस पे बैठी हैं, व्हील चेयर पे बैठी हैं, और फुटबॉल गेम की कहानी है। इन दिस पैराग्राफ द राइटर शेयर्स हर एक्सपीरियंस, यानी ऑटोबायोग्राफी है। इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो अपना अनुभव साझा करती है। लाइफ ऑफ हर वाज ऑर्डिनरी बिफोर फाइनल गेम ऑफ सॉसर, यानी सॉसर का खेल, फुटबॉल का खेल खेलती है, खेल खेलती है, लेकिन जो फाइनल गेम होता है सॉसर का, फुटबॉल का, उसके पहले तक ऑर्डिनरी माने जनरल, सामान्य रहता था, उसका जीवन सामान्य रहती थी, कोई उसको दिक्कत नहीं थी। शी मेट विथ एन एक्सीडेंट वाइल हिटिंग द फाइनल गेम, यानी फाइनल गेम का फाइनल गोल हिट करते समय उसके साथ क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। देन हर लाइफ टोटली चेंज,
बट शी डिडंट गिव अप। तब उसका जीवन पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया, किंतु उसने कभी भी हार नहीं मानी। कहानी क्या है कि फाइनल गोल के पहले, यानी ये खेल होता है जिसमें ये सॉसर वाला फुटबॉल वाला गेम खेल रही होती है एक लड़की। उसके पहले तक उसका जीवन तो बड़ा सामान्य सा रहता था, खेलना कूदना पढ़ाई करना, लेकिन जो फाइनल गेम होता है, बड़ी उम्मीदें सारे गेम्स जीत चुकी होती है, फाइनल गोल का आखिरी गोल जैसे ही कर रही होती है तो एक अपोनेंट खिलाड़ी से बहुत ज़ोर से टकरा जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियाँ पाँव की क्या होती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, अब वो कभी भी चल नहीं सकती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती है, फाइनल गेम जीत जाती है। यहाँ पर टाइटल देना हुआ, तो टाइटल देने में पहला है नेवर गिव अप, कभी ना छोड़ो। ये नेवर गिव अप को ध्यान में रखें, कहीं भी ऐसी कहानी रहे तो नेवर गिव अप टाइटल दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है कि उसने हार नहीं मानी, लाइन में ही है। फाइनल गेम, चैप्टर का नाम भी है फाइनल गेम। 1 गेम 2 विक्ट्रीज, यहाँ एक खेल है और विजय क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि सॉसर का खेल है, सॉसर का खेल तो जीतती है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार जाती है, अपंग हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है हड्डियाँ, जीवन भर के लिए हैंडीकैप हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। हार नहीं मानती मतलब जीतती है, खेल एक है, और यहाँ पर विजय क्या है, 2 है। प्ले हार्ड, कठिन मेहनत करो, कठिन खेलो, तभी वो क्या हो गई, जीत गई। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा 4th चैप्टर का लव मी। ये है आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग का चौथा 4th लव मी। यहाँ पे स्वयं सक्सेना नाम के एक व्यक्ति हैं। स्कूल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वात्मविश्वास, निगेटिविटी, नकारात्मकता, स्पीकर, चैलेंजेस, रिलेशनशिप, अचीव्स गोल्स, लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इन दिस पैराग्राफ द राइटर शेयर्स हिज एक्सपीरियंस। इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो अपने अनुभव साझा करता है। ही वॉज शाई, हैड लो सेल्फ स्टीम। यहाँ पर जो स्वयं शर्मा है, स्टोरी के राइटर जो हैं वो कैसे होते हैं, शर्मीले किस्म के होते हैं और लघुता ग्रंथि से पीड़ित होते हैं। लो सेल्फ स्टीम मीनिंग लघुता ग्रंथि से पीड़ित होना, यानी अपने आप को खराब समझना, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ समथिंग। एंड फीलिंग इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी उनका जो आत्मविश्वास था वो लो था। फीलिंग इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी लघुता गण से क्या थे, पीड़ित थे। सेल्फ स्टीम स्वात्मविश्वास, फीलिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लघुता ग्रंथि से वो क्या थे, पीड़ित थे। ही डिसाइडेड टू बी स्पीकर, फिर उन्होंने एक वक्ता, स्पीकर बनने का मन किया, निश्चय बनाया। एंड एन ऑथर, और साथ में क्या बनना चाहा, एक लेखक। हैविंग रीड सेल्फ हेल्प बुक इन हिज ड्रीम केम ट्रू, यानी स्वयं की मदद करने वाली इंस्पिरेशनल किताबों को पढ़ने के बाद उनका सपना क्या हो गया, साकार हो गया। तो यहाँ पर स्वयं शर्मा की कहानी है, जो एक साई व्यक्ति हैं, अपने जीवन में लघुता ग्रंथि से पीड़ित हैं, निम्न आत्मविश्वास है, लेकिन स्पीकर बनने का डिसाइड करते हैं, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं और फिर अपने सपने को साकार कर लेते हैं, यानी एक बहुत बड़े स्पीकर और राइटर बन जाते हैं। तो टाइटल देना है, शीर्षक देना है, तो इसमें क्या, द ड्रीम केम ट्रू, द ड्रीम केम ट्रू, सपना साकार हो गया। आई लव मी चैप्टर का नाम है, ये भी लिख सकते हो। लव योर सेल्फ, स्वयं को प्रेम करो। फेस द चैलेंज, जिंदगी में जो चुनौतियां आएँ उनका क्या करो, फेस करो, सामना करो। बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहो। क्यों? क्योंकि इसमें कहानी में है कि वो निगेटिविटी भी उनके अंदर आ जाती है, लेकिन वो क्या बने रहते हैं, पॉजिटिव बने रहते हैं, और इस तरह से वो अपने जीवन में अपने सपने को क्या करते हैं, साकार कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 नहीं है, उसमें क्या है, पोएम है, इसके हिसाब से वो नहीं है। रीड 6, आई मिस यू माई मदर, माँ मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं, गेस के वर्ड्स हैं, अगर पैराग्राफ में आते हैं तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि ये चैप्टर में से आई मिस यू माई मदर वाले चैप्टर में से है। देखो, माई बुक मेरी किताब, माई मदर्स बुक मेरी माँ की किताब, डेथ मृत्यु, हॉस्पिटल अस्पताल, ग्रैंडसन नाती, ग्रैंड मदर दादी माँ, गार्डन बगीचा, मैसेज संदेश, टीयर्स आंसू, होप उम्मीद,
यंग युवा, ब्लैकनेस अंधेरा। देखो अब इसमें से कुछ वर्ड्स अगर मिलते हैं किसी भी पैराग्राफ में तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि आई मिस यू माई मदर चैप्टर से, रीड 6 में से है। इन दिस पैराग्राफ द राइटर शेयर्स हर मेमोरीज। इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो अपनी मेमोरीज़ को क्या करता है, साझा करता है। फ्राम द डायरी ऑफ हर मदर, यानी अपनी माँ की डायरी से इस पैराग्राफ में राइटर उनकी माँ की कुछ यादों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। दो शी वाज इन हॉस्पिटल शी वाज फुल ऑफ जॉय। यद्यप उनकी माँ अस्पताल में होती हैं फिर भी क्या होती हैं, खुशी से भरी होती हैं। द राइटर लव्ड हर सो मच, यानी जो राइटर है अपने आप को इतना प्रेम करती है, दैट बहुत प्रेम करती थी। द मदर इंस्पायर्ड हर सो मच, यानी माँ ने, यानी वो बीमार है, अस्पताल में है फिर भी खुश हैं, और इस बात ने राइटर को बहुत ज़्यादा क्या किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया। और जो राइटर थी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। द राइटर केयर्ड हर द सेम वे एज हर मदर केयर्ड हर, यानी राइटर ने अपनी माँ की देखभाल उसी तरह से की जिस तरह से उसकी माँ ने उनके किया था। यहाँ पर यू कैन सी द फिगर, डायग्राम देख रहे हो, एक माँ है और उसके साथ दूसरी एक बच्ची है। जैसे बच्ची छोटी होती है तो माँ अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करती है। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि अब जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बच्ची भी अपने माँ की इसी तरह से केयर करती है, उसे प्रेम करती है। यहाँ हार्ट का चित्र है, ये प्रेम का क्या है, प्रतीक है। चित्रों से आप याद रख सकते हो। टाइटल नेवर गिव अप, यहाँ पर हम 3 शॉर्ट स्टोरीज़ में हमने देख चुका कि कॉमन टाइटल आ रहा है नेवर गिव अप, कभी भी ना छोड़े, हार ना माने। मदर्स लव, माँ का प्रेम, आई लव यू मदर, माँ मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। तो इस तरह से कोई भी आप टाइटल लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, नो इशू। अब हम लोग अगली स्टोरी पे चलते हैं जो हमारी 7वें नंबर का चैप्टर है, द प्रिंसेस एंड द टाइगर। द प्रिंसेस एंड द टाइगर, राजकुमारी और चीता। यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेकअप वाला चेहरा, ये किसका है, प्रिंसेस का है। और इधर खुखार, खुखार किसका है, किंग। कौन सा किंग है, ये टाइगर का है। कहानी कुछ ऐसी आप समझ जाओगे यहाँ पे। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विदाउट रिजल्ट, ये छोटी सी कहानी है बिना किसी परिणाम के, इसका परिणाम आपको नहीं समझ में आएगा। अ किंगडम वाज रूल्ड बाय अ क्रूएल किंग, एक राजधानी होती है, किंगडम होती है, उसके ऊपर शासन जो करता होता है किंग, जो राजा होता है बहुत क्रूएल होता है, क्रूर होता है, निर्दयी होता है। द किंग्स आइडिया ऑफ जस्टिस वॉज डिफरेंट, राजा को जो अपराधियों को न्याय देने का काम था वो बड़ा अलग था, बड़ा अलग तरह का देता है। द क्रिमिनल हैड टू सिलेक्ट अ डोर कंसिस्टिंग ऑफ अ टाइगर और अ गर्ल। यहाँ पर कहानी क्या है कि 2 दरवाजे, यू कैन सी इन द फिगर, यानी 2 दरवाजे होते थे। एक दरवाजे में को चुनने पर, उसके अंदर जाने पर मिलेगी लड़की, और दूसरे को अगर आपने गलत चुना तो आपको मिलेगा एक टाइगर। द स्टोरी टुक टर्न व्हेन द प्रिंसेस फेल इन लव विद अ सोल्जर, कहानी में चेंज कब आया कि जो सिपाही होता है उसके प्रेम में पड़ जाती है कौन, ये जो प्रिंसेस होती है तब। टाइटल द गर्ल आर द टाइगर, क्योंकि यहाँ पर किंग ने ऐसा कर दिया था भाई जजमेंट देने के लिए, या तो वो डोर चुनो जिसमें प्रिंसेस है, और या तो दूसरा डोर चुनो जिसमें टाइगर है, और छूने वाले को चुनने वाले को पता नहीं होता था। टाइगर में गया तो उसका शिकार बनेगा, और प्रिंसेस में गया तो क्या होगा, प्रिंसेस में गया तो प्रिंसेस से उसकी शादी हो जाएगी। ये था राजा का वो। अब देखो द स्ट्रेंज पनिशमेंट, ये जो दंड देने का तरीका था बड़ा विचित्र था। द स्ट्रेंज पनिशमेंट, द ग्रेट कन्फ्यूजन, अब कौन से दरवाजे में लड़की है, कौन से दरवाजे में टाइगर है, किस दरवाजे में ज़िंदगी है और किस दरवाजे में मौत, यहाँ क्या आता है, कन्फ्यूजन होता है। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। चलें अगली स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी है 8वें चैप्टर की, स्टोरी है। ये स्टोरी किसकी है, अनन्या राइट्स हिज पेरेंट्स। अनन्या राइट्स हिज पेरेंट, अनन्या क्या करती है, अपने माता पिता को लिखती है। क्या लिखती है, यहाँ पर एक लड़की की कहानी है जो हॉस्टल में रहती है और अपने पेरेंट्स को क्या लिखती है, लेटर लिखती है। कुछ की वर्ड्स दिए हैं, उनको ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड्स आते हैं पेरेंट्स, अस्मी,
चाइल्डहुड बचपन, एंग्री क्रोधित, डिक्टेटर पढ़ने वाले समझने वाले, ड्रेस पोशाक, यूनिफॉर्म, हेयर बाल, एक्सपीरियंस अनुभव, मिस्टेक गलतियाँ, मम्मी पापा, सफोकेट दम घुटना, लव यू प्यार करना। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। द स्टोरी रिवॉल्व्स, ये कहानी जो है घूमती है, कहाँ घूमती है? अराउंड द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बचपन और किशोरावस्था के चारों ओर ये कहानी घूमती है। ही रोट अ लेटर टू हिज पेरेंट्स डिस्क्राइबिंग हिज रिग्रेट्स फॉर हिज बैड बिहेवियर। ही रोट अ लेटर टू हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को क्या करता है? एक लेटर लिखता है डिस्क्राइबिंग हिज रिग्रेट्स, अपने पश्चाताप को, फॉर हिज बैड बिहेवियर, जिसने गलत व्यवहार किया था, उस अपने गलत व्यवहार के लिए पश्चाताप करते हुए अपने पेरेंट्स को क्या क्या लिखता है? एक लेटर लिखता है। ही आल्सो सजेस्टेड, वह यह भी सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, देम उनको, नॉट टू प्रेशर टू मच ऑन हिज सिस्टर इन डिसीजन मेकिंग, यानी जो मेरी बहन है कुछ निर्णय लेना चाहती है, जीवन में कुछ करना चाहती है, तो अपने निर्णयों को उसके ऊपर थोपना मत, उसे स्वतंत्रता से आज़ादी से अपने निर्णयों को लेने देना। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ पे कहानी क्या होती है, पेरेंट्स अपने सपनों को बच्चों से पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। ज़िंदगी में वो डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, सीए नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, अगर उनके अंदर इच्छा रहती है तो अपने बच्चों को उस रूप में देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन बच्चों के लिए पेरेंट्स अपनी अपेक्षाओं के आधार पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर वही है कि भाई मैं अब एडल्ट हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, किशोर हो गया हूँ, मुझे मेरे डिसीजंस मेरे हिसाब से लेने दो, अपने निर्णयों को मुझ पर थोपो नहीं। घुमा फिरा के कहानी यही है। तो यहाँ पर है पेरेंट्स और फ्रेंड्स। अब चूंकि भाई अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगता है, तो पेरेंट्स हमारे क्या हैं? मित्र हैं, जो हमारे लिए सोचेंगे, उनका इरादा कभी गलत नहीं होगा। नॉलेज कम्स विथ एक्सपीरियंस, हाँ अनुभव ज्ञान, नॉलेज कम्स विथ एक्सपीरियंस, अनुभव से ही ज्ञान आता है। माई लव माई पेरेंट्स, मेरा प्रेम और मेरे माता पिता। चलें अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। रीड 9, विस्मय एट सर्च। विस्मय इंटरनेट, टीचर, ईमेल, सर्च इंजन। यहाँ विस्मय नाम का एक लड़का है, हाई स्कूल यानी जब 12वीं पास कर लेता है, उसके बाद उसको कंप्यूटर में इंटरनेट का नॉलेज उसको सीखना है, समझना है, और किस तरह से इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट सीखने के उसकी टीचर मदद करती है और किस तरह से सीखता है, यही कहानी है। विस्मय, इंटरनेट, टीचर, ईमेल, सर्च इंजन, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, तो आप समझ जाना विस्मय @सर्च। दिस इज अ स्टोरी अबाउट हाउ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 12th गॉट नॉलेज ऑफ इंटरनेट। ये कहानी है एक लड़के की कि किस प्रकार से 12वीं के एक विद्यार्थी ने इंटरनेट चलाने का ज्ञान प्राप्त किया। ही शेयर्ड हिज कन्फ्यूजन विथ हिज टीचर, अपने संदेहों को, अपनी कन्फ्यूजन को अपने टीचर के साथ साझा करता है वह। द टीचर सजेस्टेड एंड टॉट हिम टू यूज़ सर्च इंजन टू सॉल्व हिज स्टडी प्रॉब्लम, यानी टीचर उसको सुझाव देती है कि वो क्या करे, अपनी अध्ययन से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल करो। जैसे आप गूगल के सर्च इंजन में टाइप करते हो कोई कीवर्ड और उसके लिए आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो टाइटल क्या है? गूगल गूगल गुरु। कहाँ सर्च करोगे? गूगल में। तो गूगल क्या हुआ? गुरु, क्योंकि ये क्या देगा? आपके सवालों के जवाब। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, हाँ इंटरनेट कितना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट नहीं सीखोगे, नहीं आएगा तो आपका काम नहीं होगा। राइट यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना, फालतू इस्तेमाल करना नहीं। तो इनमें से कोई भी आप सुटेबल टाइटल क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे 11 पे, ठीक है। 10 पोएम है जो नहीं आएगी, तो 11 पे चलेंगे। देखो चैप्टर नंबर 11 की स्टोरी अब हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से समझना है। 11, द लॉक्ड गेट। द लॉक्ड गेट, गेट में क्या लगा है? ताला, बंद गेट। गुरु, डिसिप्लिन, कैपिटल, रेन, लॉक, गेट, मैन। यहाँ पर एक गुरु हैं, डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्य, अनुयायी, कैपिटल राजधानी, रेन बारिश, लॉक ताला,
गेट समझते हो, मैन मतलब इंसान। इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो समझ जाना द लॉक्ड गेट वाली स्टोरी से ये पैराग्राफ लिया है। अब इसके समरी आप कैसे लिखोगे? दिस इज स्टोरी ऑफ गुरु एंड हिज इम्पेशेंट डिसिप्लिन। यहाँ पर ये जो कहानी है एक गुरु की और उसके अधीर, इम्पेशेंट माने अधीर, जो बड़े बेचैन रहते हैं, बहुत जल्दी सवाल उनके दिमाग में आ जाता है और बहुत जल्दी उनको जवाब चाहिए होता है, ऐसे अधीर शिष्यों की है ये कहानी। एक गुरु और उसके कुछ अधीर शिष्यों की है। द गुरु ऑलवेज स्टार्ट देम डिफरेंटली, यानी सीधे सीधे कुछ नहीं सिखाता है, गुरु का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है हमेशा। द गुरु एक्सप्लेन देम हाउ अ हम्बल माइंड कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। गुरु सिखाते हैं कि किस तरह से अगर आप विनम्र दिमाग रहोगे, अपने मन को शांत रखोगे, तो कैसे जटिल समस्याओं का भी समाधान निकाला जा सकता है। फॉर इट, इसके लिए ही शोव द एग्जाम्पल ऑफ 3 ड्रंकन यंग मैन एट द लॉक्ड गेट, यानी उन्होंने 3 बेवड़े पिए हुए लोगों का एक लॉक्ड गेट के सामने का उदाहरण दिया। अब देखो, ही शोव देम एग्जाम्पल ऑफ 3 ड्रंकन यंग मैन एट द लॉक्ड गेट। अब कहानी आप समझो, टाइटल का है लर्निंग फ्रॉम लॉक गेट। लॉक गेट से, बंद गेट से सबक क्या मिल रहा है? द स्मार्ट गुरु। गुरु क्या है? स्मार्ट हैं। थिंक ट्वाइस बिफोर यू टॉक, बोलने से पहले 2 बार क्या करना है आपको? सोच लेना है। ठीक है, तो अगली कहानी पे चलते हैं, अगली स्टोरी पर। हम लोग इंड की तरफ आ रहे हैं, इसके बाद एक और। रीड 13, आई कीप माई ट्राइस्ट विथ एवरेस्ट। एवरेस्ट के साथ, ट्राइस्ट मतलब प्रॉमिस, अपने मैंने मेरा वादा पूरा किया। अंगदोरजी, एवरेस्ट साउथ पोल। अंगदोरजी एवरेस्ट चोटी का नाम आपने सुना ही होगा। साउथ पोल दक्षिण पोल। फ्रोजन जमी हुई बर्फ़। समिट कैंप लहाटो आइस एक्स बर्फ़ वाली कुल्हाड़ी। हिलेरी स्टेप, हिलेरी चढ़ाई। फर्स्ट वुमन पहली महिला। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहानी है बछेंद्री पाल की। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माइटी माउंट एवरेस्ट, पहली भारतीय महिला जो इतनी शक्तिशाली पहाड़ की चोटी पर चढ़ी थी। आई कीप माई ट्राइस विथ एवरेस्ट, यानी मैंने एवरेस्ट से अपना किया हुआ वादा पूरा किया। हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीनिंग बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है, आशय है मेरी ज़िंदगी में। दिस टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ बछेंद्री पाल, ये कहानी बछेंद्री पाल के जीवन के बारे में बताती। जो वर्ड है आई कीप ट्राइस विथ एवरेस्ट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीनिंग, यानी जो टाइटल है चैप्टर का नाम है कि आई कीप माई ट्राइस विथ एवरेस्ट, एवरेस्ट के साथ मैंने मेरा वादा पूरा किया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण अर्थ छुपा है इस टाइटल के पीछे। ये टाइटल क्या बताता है? दिस टाइटल टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ बछेंद्री पाल के जीवन के बारे में बताता है। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माइटी माउंट एवरेस्ट, पहली भारतीय महिला जिन्होंने इतने बड़े शक्तिशाली ऊंचे माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसा कि आपको इस शीर्षक से ही पता चल रहा है, इट डिस्क्राइब हाउ शी वाज एबल टू कॉन्कर द एवरेस्ट, यह बताती है कि वो किस तरह से एवरेस्ट चढ़ पाई। एवरेस्ट चढ़ पाने में, एवरेस्ट के ऊपर, कॉन्कर मतलब विक्ट्री, विजय प्राप्त करने के लिए कैसे योग्य बनी है। टाइटल देना है कॉन्कर द एवरेस्ट, एवरेस्ट की चढ़ाई, एवरेस्ट पर जीत। नेवर गिव अप, देखो फिर से आ गया नेवर गिव अप, कोशिश करती रही और अंत में चढ़ पाई, कभी हार नहीं मानी। क्लाइंबिंग टफ टास्क, चढ़ाई आसान नहीं है क्योंकि माइटी टास्क था यहाँ पर। चलें अब लास्ट और आखिरी समरी जो इस सप्लीमेंट्री की है वो देखते हैं। रीड 14, सिटी ऑफ टॉबर्स। सिटी ऑफ टॉबर्स, TOBOR, सिटी ऑफ रोबोट्स। देखो टॉबर्स का उल्टा रोबोट्स। टॉबर्स नेम्स द सेंटर डर्फ नॉर एम क्रेम। कहानी आपने पढ़ी होगी कि जब थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो उस वर्ल्ड वार के टाइम में इंसान मशीनों का बहुत यूज़ करता है, रोबोट्स का यूज़ करता है, और बाद में कहानी क्या हो जाती है कि वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन अब इसमें जो रोबोट्स होते हैं वो टॉबर्स हैं, और जो इंसान हैं, मैन है, वो बन चुके हैं निम्स, गुलाम बन चुके हैं, मतलब मशीनें इंसानों को अपना गुलाम बना लेती हैं। तो टॉबर्स, निम्स और नॉर क्रैम व्यक्तियों के नाम है। डर्फ सेंटर एक जगह है जहाँ से इन रोबोट्सों को मिलती है पावर।
अ राइटर रोट अ स्टोरी नेम्ड सिटी ऑफ टावर्स। यहाँ पर एक लेखक है जो कहानी लिखता है जिसका नाम है सिटी ऑफ टावर्स। इट वाज अ साइंस फिक्शन, ये वैज्ञानिक कहानी है। ऑन फिक्शन का मतलब काल्पनिक कहानी है। ऑन अ वेरी कॉमन टॉपिक, बड़े से सामान्य से शीर्षक पर, सामान्य से टॉपिक पर। हियर द स्पीसीज नेम टॉबर्स इंसेप्ट द अदर स्पीसीज नेम निम्स। यहाँ कहानी में क्या है, एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है, टॉबर्स, वो गुलाम बना लेती है दूसरी प्रजाति जिसका नाम है निम्स। द निम्स वर क्यूरियस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द टॉबर्स। यहाँ जो निम्स रहते हैं वो टावर्स की उत्पत्ति कब हुई उसके बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। एंड सम ऑफ देम वांटेड फ्रीडम फॉर देयर रूल, और उनमें से कुछ तो निम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसके इस गुलामी से क्या प्राप्त करना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते हैं। कहानी यहाँ पर है कि जब थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो वहाँ पर जो रोबोट्स का यूज़ किया गया, और इन रोबोट्स ज़्यादा शक्तिशाली हुए, पावरफुल हुए। इनने बचे खुचे इंसानों को अपना क्या बना लिया, गुलाम बना लिए। एक शहर बनाया, स्टील की रूप बनाई जिसमें कोई सन और मून भी नहीं देख सकता, यानी ये लोग क्या करते, गुलाम बना लिए। और इनका एक सेंटर था, उस सेंटर से ही सिटी के अंदर इनने क्या किया था, पावर अपना प्राप्त करते थे। कुछ नेम्स थे, कुछ मेन थे जो इनके अत्याचारों से क्या थे, परेशान थे, और वो आज़ादी चाहते थे, और वो देखना चाहते थे कि टॉबर्स को कहाँ से, सेंटर से कहाँ से पावर मिलती है, और ये कौन है, इनकी उत्पत्ति कब हुई, इनको कैसे बना, और इस तरह से वो कैसे कैसे करके फाइनली सेंटर में पहुंचते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेंटर को, और अंत में टॉबर्स को, रोबोट्स को मार देते हैं। टॉबर्स रोबोट्स हैं और निम्स क्या हैं, मेन हैं। अब देखो, नेवर गिव अप, यहाँ पे भी प्रयास कभी ना छोड़े, हार ना माने। थिंक अबाउट फ्रीडम, आज़ादी के बारे में सोचो, क्योंकि इनने आज़ादी के बारे में सोचा है। फ्रीडम इज लाइफ, आज़ादी ही जीवन है। मशीन रूल मैन, यहाँ टॉबर्स ने इंसानों के ऊपर गुलामी करवाया, यानी मशीनें क्या